भयानक घटना घटित न हुई हो। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ली गैंग ने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा और चारों ओर देखा। मैं अस्थायी रूप से खाली कराए गए खुले स्थान पर था। बीचों बीच एक अलाव तेजी से जल रहा था, जिसकी लपटें टिमटिमा रही थीं और आसपास बैठे लोगों के चेहरों पर रुक रुक कर रोशनी डाल रही थी। हवा में खून और जड़ी बूटियों की तेज गंध फैली हुई थी। वह इलाका घायल संघ के सदस्यों और सैनिकों से भरा पड़ा था, जिनकी दर्द भरी कराहें लगातार उठती और गिरती जा रही थी। कई उपचार पेशेवर उनके बीच घूम रहे थे। उनकी पवित्र उपचार आभा लगातार चमक रही थी, लेकिन जल्दी ही मन पड़ रही थी। उनके चेहरे थकावट से स्पष्ट थे। जब पहरा दे रहे एक सैनिक ने ली गैंग को जागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मंत्री ली, आप जाग गए। ली गैंग के चेहरे पर राहत का कोई निशान नहीं था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दूर आकाश में कई भयानक, दुनिया को नष्ट करने वाली ऊर्जाएं बेतहाशा टकरा रही थी। भयंकर प्रकोप जारी है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति क्या है? ली गैंग की आवाज कर्कश थी, मानो दो खुरदुरे सैनिक आपस में रगड़ रहे हों। सिपाही ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सच्चाई से सूचना दी। मंत्री जी, विशालकाय चट्टानी अजगर इस समय पश्चिम द्वार की दिशा में 2 शक्तिशाली व्यक्तियों से लड़ रहा है। पूर्वी द्वार की रक्षा केवल लॉर्ड गैंडाल्फ ही करेंगे। शहर का वह भीतरी इलाका जहां हम फिलहाल मौजूद हैं, अपेक्षाकृत सुरक्षित है। 2 शक्तिशाली हस्तियां। ली गैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें अच्छी तरह याद था कि बेहोश होने से ठीक पहले पश्चिमी द्वार गिरने ही वाला था। एटर्नल नाइट गिल्ड के यासुओं ने अचानक प्रकट होकर उन्हें चट्टानी सड़क की विशाल पूंछ के नीचे से बचाया। वे 2 शक्तिशाली हस्तियां कैसे बन गए? दूसरा कौन है? उन्होंने अपनी शंकाएं व्यक्त की। सैनिक के चेहरे पर श्रद्धा और श्रद्धा का मिश्रित कट्टर भाव प्रकट हुआ। मंत्री को रिपोर्ट करो। एक और प्रभावशाली व्यक्ति का नाम जियांग यू है। ऐसा कहा जाता है कि वह इटर्नल नाइट गिल्ड का भी सदस्य है। अनंत रात जब ली गैंग ने ये नाम सुना तो उसका चेहरा कुछ सुनसा हो गया। ये फिर से वही इटर्नल नाइट गिल्ड है। किसी कारणवश जब भी डोंगहाई शहर में कोई शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ उभरता है जो युद्ध का रुख बदल सकता है, तो ऐसा लगता है कि उसका इस रहस्यमय गिल्ड से अटूट संबंध है। यासुओ है, छाया सेना को बुलाने की क्षमता रखने वाला चांदी जैसे बालों वाला युवक। अब एक और जियांग यू सामने आया है। एक ऐसा पेशेवर जो एक क्रूर बॉस का डटकर सामना कर सके। वह निस्संदेह एक असाधारण व्यक्तित्व है। एक के बाद एक ऐसे स्तर के शक्तिशाली खिलाड़ी एक गिल्ड से उभरकर सामने आए। ये कहा जा सकता है कि गैंडाल्फ के अलावा उपस्थित सभी एसएस रैंक पेशेवर इटर्नल नाइट गिल्ड से आए थे। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कुछ क्षणों के सदमे के बाद एक अभूतपूर्व आशा जंगल की आग की तरह उनके दिल में तेजी से प्रज्वलित हो उठी। शायद कई प्रभावशाली व्यक्ति सामने आए हैं। डोंगहाई शहर की रक्षा वास्तव में की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल, ये सोचकर ली गैंग अब चैन से नहीं बैठ सका। वह अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ और क्योंकि यह हरकत इतनी अचानक हुई थी, वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। उसने अपने कपड़े झाड़े और उसकी लाल लाल बाग जैसी आंखों में एक उग्र लड़ाकू भावना फिर से जागृत हो उठी। आइए उन भाइयों को इकट्ठा करें जो अभी भी चल फिर सकते हैं। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े सैनिकों को आदेश दिए। समर्थन प्रदान करने के लिए मेरे साथ अग्रिम मोर्चे पर आइए। ये सुनकर सैनिक के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। लेकिन मंत्री जी, आपका शरीर बुरी तरह से तनावग्रस्त है। सैन्य डॉक्टर का कहना है कि आपको चुप रहो। ली गैंग ने अभद्र तरीके से उसकी बात काट दी। एटर्नल नाइट गिल्ड के लोग इस शहर की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम सैनिक होने के नाते पीछे छिपकर आराम से कैसे रह सकते हैं? उसने अपनी छाती पर खून से सने पदक की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। ये तो सैनिक शब्द का कलंक है। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, बस मेरी बात मानो। उसकी चीख सुनकर सिपाही कांप उठा और आगे कोई सलाह देने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह अचानक सीधा खड़ा हो गया और ली गैंग को एक मानक सैन्य सलामी दी। जी हाँ मंत्री जी। ये कहने के बाद वह मुड़ा और विभिन्न संघों के उन सैनिकों और पेशेवरों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा जिनमें अभी भी लड़ने की ताकत बची थी। इसी क्षण बिजनेस सूट पहने एक महिला जो आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, एटर्नल नाइट गिल्ड के 2 सदस्यों के साथ अस्थायी विश्राम क्षेत्र में दाखिल हुई। वह सीधे ली गैंग के पास गई, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक मुस्कुराई। मंत्री ली, नमस्कार। ली गैंग ने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया। उस महिला का नाम लिन वेई था। हालांकि वह पेशेवर नहीं थी, लेकिन वह लोहार संघ की सदस्य थी। उन सैकड़ों विशाल आकार के उपकरणों को जो एक पूरी सेना टुकड़ी को हथियारबंद करने के लिए पर्याप्त थे, उसने और उसके आदमियों ने पहुंचाया था। ली गैंग लोहारों के संघ के सदस्यों के प्रति कहीं अधिक विनम्र था। उसने सिर हिलाया और गहरी आवाज में पूछा, सुश्री लिन वेई, ये सुरक्षित जगह नहीं है। क्या कोई जरूरी बात है जिसके लिए आपने यहाँ आने का जोखिम उठाया? लिन वेई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं यहाँ मास्टर ओएजी के आदेश पर मंत्री ली को हथियार पहुंचाने आया हूँ। हथियार? ली गैंग कुछ हद तक हैरान था। उसने मान लिया था कि नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोहार के रूप में ख्याति प्राप्त मास्टर ओएजी टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से डोंगहाई शहर छोड़ चुके होंगे। अप्रत्याशित रूप से जाने के बजाय वे वहीं रुक गए और चुपचाप उनके लिए हथियार बनाने लगे। उनके हृदय में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कृपया मेरी ओर से मास्टर ओएजी को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दें। लेकिन मुझे ये हथियार नहीं चाहिए। मैं इसे उन अन्य योद्धाओं के लिए छोड़ दूंगा जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। मेरे पास अभी जो ड्रैगन हेड स्नाइपर राइफल है वह काफी अच्छी है। जब उन्होंने यह बात कही तो वे सिर्फ शिष्टाचार वश ऐसा नहीं कह रहे थे। उनकी अपनी बेहतरीन स्नाइपर राइफल कोई साधारण हथियार नहीं है। ये वह चीज थी जो उन्होंने उस समय अनगिनत सैन्य उपलब्धियों के माध्यम से सेना से अर्जित की थी। इसे सेना के शीर्ष लोहार मास्टर शाओ वेनहुआ ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, जिन्होंने इसे अपनी विशिष्टताओं के अनुसार बनाने में 1 सप्ताह का समय बिताया था। लेवल 50 एपिक 3 स्टार क्वालिटी। चाहे मारक क्षमता हो, शक्ति हो या सटीकता, यह अपने वर्ग के हथियारों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। पिछले कई वर्षों में इस बंदूक से कम 80 से 100 आपदा स्तर के बॉस मारे जा चुके हैं। ये बहुत पहले ही उसके शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। हालांकि मास्टर ओएजी बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन अंततः उनकी उम्र बहुत कम थी। यदि वह एक उत्कृष्ट स्तर की स्नाइपर राइफल भी बना ले तो भी उसके लिए उसमें कोई खास सुधार करना मुश्किल होगा। जब तक विरोधी टीम उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण ला सकती है। लेकिन ये कैसे संभव है? पौराणिक उपकरण अत्यंत दुर्लभ होते हैं। पूरे ग्रेशिया साम्राज्य में सतह पर 100 से अधिक पौराणिक गुणवत्ता वाले उपकरण मौजूद नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी वास्तव में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के हाथों में है। यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें एक युवा लोहार आसानी से हाथ आजमा सके। हालांकि लिन वेई को उनके इनकार का पूर्वाभास हो चुका था। जब वह धीरे धीरे और सोच समझकर बोल रही थी, तब भी उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। मंत्री जी, कृपया इतनी जल्दी इनकार न करें। हो सकता है अगर मैं उपकरण हटा दूं तो आप अपना मन बदल लें। हालांकि ली गैंग के पास आगे मना करने का कोई कारण नहीं था। चलिए एक नजर डालते हैं। ये लोहार कारीगरों की नई पीढ़ी के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है।
उसने सिर हिलाया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। ऐसे में मुझे अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहिए। अगले ही पल लिन बेई के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ खोला। उसकी हथेली में एक भंडारण अंगूठी प्रकट हुई जो हल्की चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रही थी। इसके तुरंत बाद भनभनाहट, अचानक रिंग से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकली और उसके बगल में खुले मैदान पर जा गिरी। अचानक खुले स्थान से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश इतना चकाचौंध भरा, इतना चमकदार था, ऐसा लगा मानो अचानक एक छोटा सा सूरज प्रकट हो गया हो। अंधेरे में डूबा हुआ यह अस्थायी विश्राम स्थल मानो दिन के उजाले में रोशन था। ऊर्जा में होने वाले हिंसक उतार चढ़ाव सुनामी की तरह हर दिशा में बेतहाशा फैल गए। पास में आराम कर रहे सभी सैनिक अचानक तेज रोशनी के कारण अंधे हो गए। उस सुनहरी रोशनी के सामने तो तेज जलती हुई अलाव भी फीकी पड़ गई। उस क्षण सभी की गतिविधियां थम सी गईं। अनगिनत हैरान, भयभीत और अविश्वास भरी निगाहें सुनहरी रोशनी के स्रोत पर टिक गईं। ली गैंग का शरीर बुरी तरह हिल गया। उसकी आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाली बाघ जैसी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। उसने कांपती हुई उंगली से सुनहरी रोशनी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज अत्यधिक उत्तेजना के कारण तीखी और विकृत हो गई थी। ये वास्तव में अध्याय 333 आज रात हम ड्रैगन का वध करेंगे भाग 1। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई जैसे ज्वार उतरते ही अपना असली रूप प्रकट कर देता है। खुले मैदान के बीचों बीच एक बैरेट राइफल शांति से पड़ी थी। बंदूक की नली मनो शुद्धतम सूर्य के प्रकाश से गढ़ी गई प्रतीत होती थी और उसका पूरा शरीर गहरे सुनहरे रंग का था जो भारी होने के साथ साथ संयमित भी था। इसकी चिकनी रेखाएं स्टॉक से लेकर थूथन तक फैली हुई हैं जो शक्ति और हिंसा का एक सुंदर अंतर संबंध बनाती हैं। बंदूक की नली चिकनी नहीं है बल्कि उस पर अनगिनत जटिल और प्राचीन आकृतियां उकेरी गई हैं। ये आकृतियां सजीव वस्तुओं की तरह मन प्रकाश में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, मानो किसी भूली हुई युद्ध गाथा सुना रही हो। इसका विशालकाय मजल ब्रेक एक भयंकर नुकीले दांत के आकार का है और सबसे खास बात यह है कि विस्तारित और मोटे बैरल पर 2 प्राचीन मोहरों के निशान उकेरे गए हैं। सूर्यास्त बस एक झलक ही ली गैंग की सांस को गले में करने के लिए काफी थी। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। महान, यह आभा, यह असहनीय भार जो आत्मा को कुचलने लगा है। क्या ये सचमुच पौराणिक हो सकता है? उसने एक कदम बढ़ाया। अत्यधिक उत्तेजना से उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, गोल्डन बैरेट का एट्रीब्यूट पैनल आखिरकार उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सूर्यास्त निर्णय, गुणवत्ता, उत्कृष्ट, स्तर LV40। फोकार, ली गैंग की सांसें थम गईं। ये सचमुच एक किंवदंती है और ये लेवल 40 का एक पौराणिक हथियार है। ये तो सरासर शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी पौराणिक उपकरण नहीं देखे हों, लेकिन वे पौराणिक उपकरण या तो तलवारें हैं या कवच। उसने स्नाइपर राइफल पर आधारित किसी पौराणिक हथियार के बारे में कभी सुना तक नहीं था। उसे देखना तो दूर की बात है, अगर आसपास और लोग न होते तो वह ये देखने के लिए खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता कि क्या वह सपना देख रहा है। वह सावधानी से नीचे झुका और अपने खुरदुरे और दागदार हाथों को ठंडी बंदूक की नली पर धीरे से फेरने लगा। वह समृद्ध बनावट, वह परिपूर्ण स्पर्श, वह अद्भुत अनुभूति जो मानो उनकी आत्मा में समा जाती थी। इस समय ली गैंग की आंखों में जोश भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी बिछड़े हुए प्रेमी से मुलाकात हो गई हो। उसकी तुलना में लगभग 10 वर्षों से उसके पास मौजूद शानदार ड्रैगन हेड स्नाइपर राइफल अचानक अब उतनी आकर्षक नहीं लग रही थी। ली गैंग ने मुश्किल से अपनी बात कही, अभी भी कुछ हद तक अविश्वास से भरा हुआ था, और लिन वेई की ओर देखा। क्या आपको यकीन है मास्टर ओगेजी चाहते हैं कि आप मुझे एक पौराणिक उपकरण दें? लिन वेई ने पूरे समय अपनी शांत और शालीन मुस्कान बनाए रखी। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज में आश्वासन का भाव था। मास्टर ओगेजी ने कहा कि जब तक मंत्री अपने आदमियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए डोंगहाई शहर की रक्षा कर सकते हैं तब तक ये गोधूली नायाब होगा। धमाका, ली गैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक गर्म खून का एक तेज प्रवाह दौड़ गया हो। वह सिहर उठा और उसके चेहरे पर अचानक एक असामान्य लालिमा आ गई जो हमेशा थकान और उदासी से भरा रहता था। इस क्षण सारी पूर्व थकान और निराशा गायब हो गई। अगर ऐसा है तो मैं, ली गैंग, इसे बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लूंगा। बिना किसी झिझक के उसने ट्वाइलाइट जजमेंट को जमीन से उठाया और अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी हरकतें इतनी कोमल थी मानो वह किसी नवजात शिशु को गले लगा रहा हो। उसने उसे इतने संशय भरे भाव से देखा मानो उसे डर हो कि लिन वेई अचानक अपना मन बदल सकती है। वह रुका, अपना सिर उठाया और उसकी आमतौर पर शांत और संयमित बाघ जैसी आंखें अभूतपूर्व चमक से जगमगा उठी। हालांकि मैं, ली गैंग, दूसरों का एहसानमंद होना पसंद नहीं करता, नहीं मुझे दूसरों से मुफ्त में चीजें लेने की आदत है। वापस जाओ और मास्टर ओगेजी को बताओ, अगर डोंगहाई शहर की सचमुच रक्षा की जा सकती है तो मैं, ली गैंग, अभी भी जीवित रहूंगा। आपसे यदि वह कोई भी अनुरोध करता है जब तक कि वह सैन्य आचार संहिता का उल्लंघन न करे, मैं, ली गैंग, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिन वेई ने फिर से सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह संदेश अवश्य ही आगे पहुंचा देगी। हा, ली गैंग ने दिल खोलकर हंसी। वह अचानक खड़ा हो गया, भरी ट्वाइलाइट जजमेंट को अपने कंधे पर उठाया और उन योद्धाओं की ओर चलने के लिए मुड़ गया जिन्हें अभी अभी बुलाया गया था। आसपास देखने पर 100 से भी कम लोग दिखाई दिए। लगभग सभी लोग घायल थे और अस्त व्यस्त दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ली गैंग के कंधे पर सुनहरी रोशनी से चमकती हुई भयानक स्नाइपर राइफल देखी तो उनकी धुंधली आंखों में आशा की एक किरण फिर से जागृत हो गई। ली गैंग ने और कुछ कहने का समय नहीं गंवाया। उसने अपने हाथ में पकड़ी स्नाइपर राइफल को जमीन पर जोर से पटक दिया। आप सभी को अपनी स्थिति सुधारनी होगी। पश्चिमी द्वार पर हमला हो रहा है। वह खूंखार राक्षस अभी भी वहां उत्पात मचा रहा है। भाइयों, मेरे पीछे आओ। हाँ, ... इसी बीच पश्चिमी द्वार पर खंडहरों के बीच यासुओ, जियांग यू और रॉक स्पिरिट सर्वेंट के बीच युद्ध जारी है। 2 SS स्तरीय शक्तिशाली योद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना करते हुए ये कभी अजय रहा नरक स्तरीय बॉस अत्यधिक हताशा के साथ लड़ रहा था। विशेषकर बाद में आने वाले बलवान पुरुष वे बदबूदार सख्त मांस के टुकड़े की तरह थे। कई दौर के हमलों के बाद हम आखिरकार उसकी बेहद लंबी हेल्थ बार को आधे से भी कम करने में कामयाब रहे। परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदी का स्वास्थ्य जितना कम होगा उसका कवच उतना ही अधिक होगा। ये स्वास्थ्य को निरंतर रूप से पुनर्जीवित भी कर सकता है। वंशानुक्रम असाधारण रूप से दृढ़ था और बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहा था। कभी कभी यह आपको क्षति का प्रतिबिंब दिखाएगा जिससे रॉक स्पिरिट पाइथन भी भय से कांप उठेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी यह इसके हमलों से अस्थायी रूप से बचने के लिए जमीन के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश करता है, वह हट्टा-कट्टा आदमी या तो चिल्लाकर यह बात कहता या फिर दौड़कर आता और उसे बलपूर्वक जमीन से उखाड़ देता। जैसे जैसे मेरे स्वास्थ्य अंग कम होते गए, मैं आधे से भी नीचे गिरने के कगार पर था। विशालकाय चट्टानी अजगर की हल्के हरे रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों में एक दूर चमक दिखाई दी। अचानक ही उसने अपना खूनी लाल मुंह खोला और उससे घना काला धुआं निकला जिसने पल भर में कई 100 मीटर के दायरे को घेर लिया। क्या तुम फिर से यही तरकीब आजमा रहे हो? धुएं के बीच जियांग यू ने ठंडी सी सांस छोड़ी।
अपनी तीव्र इंद्रियों के बल पर उसने एक पल भी संकोच नहीं किया, तेजी से आगे बढ़ा और अपने विशाल हाथ से उस काले सांप की पूंछ को सटीकता से पकड़ लिया जो एक बार फिर तेजी से नीचे डूब रही थी। यहाँ से निकल जा कमीने। शियांग यू की बाहों की मांसपेशियां अचानक फूल गईं और उसने एक दहाड़ मारी, जिसका इरादा उसी तरकीब का इस्तेमाल करके फिसलन भरे सड़े हुए सांप को एक बार फिर जमीन से बाहर निकालने का था। हालांकि इस बार उसके हाथ पर जो सनसनी महसूस हुई उससे वह थोड़ा चौंक गया। ये बहुत फिसलन भरा है। यह असामान्य रूप से फिसल रहा था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, पफ! एक धीमी सी आवाज, उसे अपने हाथ में बस एक हल्कापन महसूस हुआ। विशालकाय चट्टानी आत्मा अजगर वास्तव में एक टिड्डे की तरह अपनी सख्त सांप की खाल से मुक्त होने में कामयाब रहा और सफलतापूर्वक जमीन में गहराई तक बिल खो दिया। शियांग यू के हाथ में अब केवल एक विशाल सांप की खाल बची थी, जो कई मीटर लंबी थी और अभी भी गर्माहट बिखेर रही थी। जू हुई की चेतना यासुओ की ओर स्थानांतरित हो गई। उसने अपने चेहरे पर जरा भी हैरानी का भाव दिखाए बिना उस विशाल सांप की खाल को देखा। वास्तव में यह विशालकाय चट्टानी अजगर ईल मछली की तरह ही फिसलन भरा होता है। अगर ऐसे स्तर की दो शक्तिशाली ताकतें भी आपस में मिल जाएं, तो भी इसे पूरी तरह से खत्म करना आसान काम नहीं होगा। इसी क्षण इटर्नल नाइट गिल्ड के विशेष ट्रेंच कोट पहने कई सदस्य युद्ध क्षेत्र के किनारे पर दिखाई दिए। उनके हाथों में एक ऐसा हथियार था जिससे चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी। एक लंबी कराना तलवार है जिस पर प्राचीन डिजाइन बनी हुई है और उसकी धार पर बिजली की लकीरें दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर एक विशाल काली ढाल है जो पहाड़ जितनी मोटी है, जिस पर भयंकर जानवरों के सिर उकेरे गए हैं। वे पास आए, एक घुटने पर बैठ गए और अपने हथियारों को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मेरे स्वामी, हथियार आ गए हैं। जू हुआई ने उस पर नजर तक नहीं डाली। उसने एक हाथ से ही यासुओ को नियंत्रित कर लिया। भनभनाहट! बिजली के झटके से खींचकर कटाना और विशाल ढाल अचानक हवा में उड़ गए। वे प्रकाश की दो लकीरों में परिवर्तित हो गए जो उमड़ते हुए धुएं और धूल को चीरते हुए ठीक यासुओ और जियांग यू के हाथों में जा गिरे। ये 40वें स्तर का एक उत्कृष्ट हथियार है जिसे हाल ही में ओएजी द्वारा बनाया गया है। हथियार अभी अभी बना था, इसलिए वह अभी भी बहुत गर्म था। अपनी आत्मा से प्रतिध्वनित होती प्रतीत होने वाली तलवार से निकलने वाली भयावह शक्ति को महसूस करते हुए जू हुआई के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब हमारे पास हथियार हैं। अब मुझे अपनी खुद की योजनाएं शुरू करने का समय आ गया है। उसने यासुओ को नियंत्रित किया। उसका शरीर एक चमकदार सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदल गया और बिना किसी झिझक के वह तेजी से युद्ध के मैदान से निकल गया। जहां तक उस विशालकाय चट्टानी अजगर की बात है जो अभी अभी भूमिगत इलाके में भाग निकला है, कठोर हृदय वाले जियांग यू को इसे धीरे धीरे प्रताड़ित करने दो। आज रात वह यासुओ का इस्तेमाल करके अजगर को मार गिराने वाला है। अध्याय 334। आज रात हम ड्रैगन का वध करेंगे, भाग 2। पूर्वी द्वार, संपूर्ण शांति। ऐसा लग रहा था मानो यह उल्कापिंडों की बौछार किसी दैवीय दंड के समान थी और अंततः ये रुक गई। धरती को झुलसाकर कांच की तरह चमकाने वाली पनाहरे रंग की आग की लपटें धीरे धीरे अपनी भयंकरता को बैठी। लपटें कमजोर पड़ने लगी और अंततः धुंधले आकाश में विलीन होते हुए धुएं के गुबार में बदल गईं। जूती हुई धरती पर अनगिनत विचित्र जानवरों के मुड़े टुड़े, जले हुए शवों के अलावा जलने की एक मोटी घिनौनी दुर्गंध ही बची थी। दूर क्षितिज पर लाल लपटों में घिरा एक विशालकाय प्राणी चुपचाप मंडरा रहा था। उसकी अजगर जैसी आंखें प्रचंड ज्वालाओं से जल रही थी। बुंगहाई शहर की दिशा में टकटकी लगाए हुए थी। अभी अभी इसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि शहर में व्याप्त वह भयावह आभा जिसने इसकी आत्मा को कपकपा दिया था तेजी से दूर होती जा रही है। एक व्यक्ति जिसने तारों और चंद्रमाओं से सजे वस्त्र पहने हैं और 7 रंगों वाली छड़ी पकड़ी हुई है। वह शक्तिशाली कलाकृति को लिए हुए था जो उसके लिए खतरा पैदा कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रहा है। नरक ज्वाला ड्रैगन के गले से एक धीमी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ निकली, मानो दबी हुई गड़गड़ाहट हो। इसलिए अब धैर्य समाप्त हो गया है। शिकार शुरू होता है। गर्जन! एक भयंकर अजगर की दहाड़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। शहर के बाहर जानवरों की अंधेरी उमड़ती लहर इस आदेश से तुरंत ही तितर-बितर हो गई। उनकी रक्तपिपासा आंखें पल भर में लाल हो गईं। उन जानवरों की दहाड़ें धरती को कंपा देने वाली थी जो ध्वनि की एक हिंसक लहर में तब्दील होकर आकाश में गूंज उठी। बिना किसी झिझक के बांध तोड़कर बहने वाली काली धारा की तरह बेनिडर होकर उस जलती हुई धरती पर टूट पड़े जो अभी पूरी तरह से बुझी नहीं थी और जिसमें अभी भी भयानक गर्मी बरकरार थी। सिजल! असंख्य विचित्र जानवरों की खाल जैसे ही झुलसती हुई जमीन को छूती तुरंत आग पकड़ लेती। वे आग की लपटों में दर्द से चीख रहे थे, पागलों की तरह छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनके पीछे मौजूद साथियों ने कोई दया नहीं दिखाई और एक एक करके उन्हें कुचल दिया। अपने साथियों के जले हुए शवों पर खड़े होकर उस भयानक गर्मी को सहन करते हुए जो स्टील को भी पिघला सकती थी, राक्षसों के झुंड ने उस मृत्यु क्षेत्र को अत्यंत क्रूरता से भेद दिया। जल्द ही काला जलप्रपात पूर्वी द्वार के उस दरार में घुस गया जो बहुत पहले खंडहर में तब्दील हो चुका था। वे सीधे अंदर चले गए। विशाल कुरों ने रास्ते में पड़े खंडहरों को रौंदकर धूल में मिला दिया। असंख्य ऊंची इमारतें और संरचनाएं उनके प्रभाव से ईंटों की तरह ढह गईं। भिन-भिनाहट, 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 और यह ठीक इसी क्षण हुआ। पहले से तैयार किए गए सरनी पैटर्न तुरंत सक्रिय हो गए। एक गहरे नीले रंग का ऊर्जा अवरोध उल्टे विशाल कटोरे की तरह एक के बाद एक ऊपर उठा गया और सड़कों के कई ब्लॉकों को घेर लिया। बूम बूम बूम! आगे की ओर बढ़ते हुए दर्जनों विशालकाय गैंडे हिंसक रूप से पहली बाधा से टकरा गए। पानी की लहरों की तरह हिंसक ऊर्जा की लहरें बेतहाशा फैलती हैं। छठे स्तर की रक्षात्मक संरचना जो एक आपदा स्तर के बॉस के कई पूर्ण बल हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, वास्तव में हजारों विचित्र जानवरों के प्रभाव से अभिभूत होने पर एक चटकने की आवाज हुई। अनगिनत कौशल और हमले चकाचौंध कर देने वाली आतिशबाजी की तरह गहरे नीले अवरोध पर टूट पड़े। लेकिन अंततः उस अवरोध को पार कर लिया गया। यह एक अभेद्य खाई की तरह था जो शहर के भीतरी हिस्से के बाहर मौत की उस काली लहर को मजबूती से रोक रहा था। आकाश में नरक ज्वाला का अजगर ठंडे मन से ये सब देख रहा था। इसने दृढ़ता से प्रतिरोध कर रही ऊर्जा बाधाओं को देखा और इसकी अजगर जैसी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। इसकी एक बार फिर पुष्टि हो गई। स्टार मून रोग पहने वह शक्तिशाली जादूगर वापस नहीं लौटा। जिस काली सील ने उसके दिल को दहला दिया था वह प्रकट नहीं हुई। सतर्कता का अंतिम अंश भी पूरी तरह गायब हो गया। उसने घृणा से भरी एक धीमी गुर्राहट निकाली। ये तो बस कुछ कछुए के खोल हैं। निरंकुश सत्ता के सामने वे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। बिना किसी झिझक के उसने अचानक अपने विशाल आकाश को ढकने वाले अजगर जैसे पंखों को फड़फड़ाया। उसका विशालकाय शरीर आकाश से गिरते हुए लाल उल्कापिंड की तरह एक भयानक दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ नीचे शहर की ओर झपटा। गर्जन! अजगर का मुंह चौड़ा खुल गया। लावा से भी अधिक गर्म और पर्वतीय जलप्रपात से भी अधिक उग्र एक लाल रंग की अजगर की सांस आकाश से गिरते हुए एक अग्निप्रधान झरने की तरह नीचे की ओर बह निकली। धमाका! स्तर 6 की रक्षा संरचनाओं के दर्जनों भागों से बुना गया वह रक्षात्मक नेटवर्क निरंकुश सत्ता के सामने कागज की एक शीट जितना नाजुक था। वे एक पल के लिए भी प्रतिरोध नहीं कर सके। एक भीषण चमक के बाद यह एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया।
असंख्य प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गया। नीचे अजीबोगरीब जानवरों की सेना, जो अब सुरक्षा घेरे से मुक्त हो चुकी थी, ने अत्यधिक उत्साह से धार लगाई। आओ, उनकी रक्तपिपासी आंखें क्रूरता और लालच से चमक रही थी और वे चीखते हुए पागलों की तरह उस सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे जिसे अजगर की सांस से साफ कर दिया गया था। जैसे 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, उनकी गति को रोकना संभव है। इसी क्षण काले रंग के राक्षसों के झुंड के बीच अचानक एक सुनहरी बिजली चमक उठी। आकाश से हजारों गर्जनाएं बरसी हैं। धमाका! एक छोटा सुनहरा मशरूम के आकार का बादल गर्जना के साथ ऊपर उठा। कोई धरती को हिला देने वाली गर्जना नहीं हुई, केवल दांत पीसने वाले घने विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई जो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अंतरिक्ष को चीर रही हो। वो सुनहरी बिजली की चमक के केंद्र में कई 100 मीटर के दायरे में अनगिनत भयंकर बिजली की चमक से बुना हुआ एक सुनहरा विद्युत जाल अचानक आकार ले लिया। बिजली की सुनहरी लपटें जीवित सर्पों की तरह अनगिनत विचित्र जानवरों के शरीरों के बीच बेतहाशा उछलती और लहराती रहीं। कुछ क्षण पहले तक जो जानवर इतने अहंकारी और दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, बिजली की सुनहरी चिंगारियों के संपर्क में आते ही उनके विशाल शरीर अचानक अकड़ गए। इसके तुरंत बाद बिजली की प्रचंड शक्ति के कारण यह अंदर से बाहर तक इंच करके टुकड़े टुकड़े हो गया और जले हुए अवशेषों से भरा आकाश में तब्दील हो गया। सांस लेने में लगने वाले समय में घनी आबादी वाले जानवरों के झुंड का एक बार फिर सफाया कर दिया गया। हजारों विचित्र जीव चीखने से पहले ही सुनहरे विद्युत जाल में पूरी तरह से समा गए और वाष्पीकृत हो गए। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने पहले से ही उग्र जंगली लहर को कुछ समय के लिए रोक दिया। इस प्रकार जो हुआ कि तियानजी घुड़दौड़ योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। गैंडाल्फ उस जग के भयानक बॉस से निपटेगा। उनकी अद्वितीय, व्यापक और निश्चित जादुई शक्ति उस कीट महामारी को पूरी तरह से दबा सकती थी जो केवल उनकी भारी संख्या पर निर्भर थी। फिर यासुओ, जिसने अभी अभी अपना दूसरा रूपांतरण पूरा किया था और जिसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, इस नरक ज्वाला ड्रैगन से निपटेगा। अपनी अप्रत्याशित गतिशीलता के साथ वह किसी भी तरह से इन्फर्नल फ्लेम ड्रैगन से कमतर नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। जहां तक उस फिसलन भरे चट्टानी अजगर की बात है, तो उसे जियांग यू पर छोड़ा जा सकता है, जो उतना ही मजबूत और बेशर्म है, ताकि वह फुर्सत में उसके साथ खेल सके। किसी भी सूरत में उनमें से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे अच्छी रणनीति यह है कि हम दर्द के नरक स्तर के बॉस और टूटे हुए ड्रैगन से निपट लें, उसके बाद ही विशालकाय स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस समय जो हुआई दाजी को नियंत्रित कर रहा था, जो एक विशाल इमारत के ऊपर चुपचाप खड़ा था, एक उदासीन दर्शक की तरह युद्ध के मैदान के तीनों ओर की स्थिति का मौन अवलोकन कर रहा था। वह अब सक्रिय रूप से युद्ध में भाग नहीं लेता है। एक और उसके सिर में होने वाला चुभने वाला चक्कर अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा था, जिससे वह उच्च तीव्रता वाले युद्ध के लिए अनुपयुक्त हो गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कई क्लोनों के भीतर मौजूद मूल AI पर भी पूर्ण विश्वास है। लड़ाई के लिहाज से वे मुझसे एक अनुभवी नौसिखिए से बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। ऊपर इन्फर्नल फ्लेम ड्रैगन ने भी स्पष्ट रूप से उस उपद्रवी को देख लिया था जो अचानक नीचे प्रकट हुआ था। पिघले हुए लावा की तरह गर्म की अजगर जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उस छोटी सी आकृति पर ध्यान से टिक गईं। एक और इंसान, अदालत में मौत, अध्याय 335। आज रात हम ड्रैगन का वध करेंगे, भाग 3। बिना किसी झिझक के उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। पिघले हुए लोहे की तरह लाल रंग की अजगर की सांस नीचे यासुओ की ओर बढ़ी। अत्यधिक उच्च तापमान के कारण रास्ते भर की हवा भी बुरी तरह से विकृत हो गई। हालांकि उन्हें एक ऐसे भयावह हमले का सामना करना पड़ा जो पल भर में पहाड़ को पिघला सकता था। यासुओ की आकृति थोड़ी देर के लिए झिलमिलाई और फिर एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी बिजली की चमक में बदल गई और वहीं से गायब हो गई। धमाका! लाल रंग के अजगर की सांस उस जगह पर गिरी जहां यासुओ अभी अभी खड़ा था। धरती बुरी तरह कांप उठी। भीषण आग की लहर ने पहले से ही तबाह हो चुके शहर में एक गहरी, भयावह खाई बना दी। ऊंची उठती लपटों ने डोंगहाई शहर के लगभग आधे हिस्से को रोशन कर दिया। अगले ही पल यासुओ की आकृति सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में प्रकट हुई। वे उस विशालकाय जीव से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। इन्फर्नल फ्लेम ड्रैगन ने अपनी विशालकाय ड्रैगन जैसी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और पहली बार उसकी पुतलियों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। वाह, ये तो बहुत तेज है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अगले ही पल सैकड़ों मीटर दूर स्थित वह छोटी सी आकृति अचानक बिजली की एक चकाचौंध भरी चमक में बदल गई, जो अंतरिक्ष को चीरती हुई उसकी आंखों के सामने हवा में प्रकट हुई। भनभनाहट! यासुओ के हाथ में मौजूद कटाना से भूख और उत्साह से भरी एक भिनभिनाहटी आवाज निकली। तलवार की धार पर अनगिनत सुनहरे रंग की बिजली की महीन चिंगारियां कड़कती और फूटती हुई दिखाई दी। तेज चमकती बिजली मानो जीवित होठ ने तेजी से पूरी कटाना को घेर लिया, उसे जबरदस्ती खींचकर कई मीटर लंबी सुनहरी बिजली की विशालकाय तलवार में बदल दिया। तलवार के आने से पहले ही अतुलनीय रूप से तेज और भयानक तलवार की शक्ति, जो आकाश को छीनने में सक्षम प्रतीत होती थी, ने नरक ज्वाला ड्रैगन के अविनाशी ड्रैगन शल्कों को सुई जैसी चुभन का एहसास करा दिया। यासुओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस अपने हाथ में मौजूद गरजती हुई विशाल तलवार उठाई और पास ही मौजूद भयंकर अजगर के सिर पर वार कर दिया। तलवार खींच ली गई है। बिजली गिरी। कोई भी पहाड़ हमारे रास्ते में नहीं आ सका। तेज सुनहरी बिजली की चमक ने घोर अंधेरे रात के आकाश को इस तरह रोशन कर दिया मानो दिन का उजाला हो। इस विनाशकारी प्रहार का सामना करते हुए, जो पहाड़ों को दो भागों में चीर सकता था, नीचे स्थित नरक ज्वाला ड्रैगन की जलती हुई आंखों में मानवीय तिरस्कार का एक संकेत दिखाई दिया। ये चकमा नहीं दे पाया। उनके पास बुनियादी रक्षात्मक रणनीति भी नहीं थी। जैसे ही विशालकाय वज्र तलवार अजगर के सिर पर मौजूद शल्कों को छूने ही वाली थी, पुकारना, उसका विशाल शरीर अचानक चकाचौंध कर देने वाली लाल लपटों में बदल गया। कठोर अजगर के शल्क, भयंकर हड्डी के कांटे और यहाँ तक कि विशालकाय अजगर का शरीर भी झुलसा देने वाली लपटों में तेजी से पिघलकर मुड़ गया। पलक झपकते ही वह कभी अजेय लगने वाला विशालकाय जीव 50 मीटर से अधिक व्यास वाले एक विशाल अग्निगोले में परिवर्तित हो गया, जो भयंकर रूप से जल रहा था। अत्यधिक उच्च तापमान के कारण आसपास की हवा में भयानक विकृति आ गई, मानो वह अंतरिक्ष को ही जलाकर राख कर देने वाली हो। अगले ही पल सुनहरी गरजती हुई विशाल तलवार ने विशालकाय लाल आग के गोले पर जोरदार प्रहार किया। जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ। ऊर्जा के टकराव से कोई हिंसक प्रभाव नहीं हुआ। असंख्य बिजली की चमक से बनी विशाल तलवार ने बिना किसी रुकावट के उस विशाल अग्निगोले को दो टुकड़ों में ऐसे काट दिया जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काटता है। कटाई दर्पण की तरह साफ और चिकनी है। अब दो हिस्सों में बंधा हुआ आग का गोला नीचे शहर के खंडहरों की ओर तेजी से गिरा। धमाका! लगभग एक ही समय में दो जोरदार धमाके हुए। भीषण आग की लहर सुनामी की तरह चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। धरती कराह रही है और अंतरिक्ष कांप रहा है। अचानक दो बेहद विशाल गड्ढे दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 100 मीटर से अधिक था। दूर अस्थायी रक्षा पंक्ति के पीछे। कुछ क्षणों के सन्नाटे के बाद इस दृश्य को देखने वाले सभी पेशेवर और सैनिक जोरदार जयकारे के साथ फूट पड़े। अरे वाह, कितना शानदार! वो तो बेहद हैंडसम है। एक युवा सैनिक, जिसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था, ने अपनी राइफल लहराई और पूरी ताकत से दहाड़ा। एक तलवार, सिर्फ एक तलवार, इसने उस नरक स्तर के बॉस को दो टुकड़ों में काट दिया। यह आदमी सचमुच एक ताकतवर शख्स है। इटर्नल नाइट गिल्ड शानदार है। वाइस गिल्ड लीडर यासुओ शानदार है।
आपदा से बच निकलने की अपार खुशी से सभी के चेहरे खिल उठे थे। उनके विचार में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तथापि आकाश में काफी ऊपर जू हुआई ने दागी को नियंत्रित किया, चुपचाप नीचे की दो भयंकर लपटों को देखता रहा। उसकी बाहें बिना किसी का ध्यान खींचे थोड़ी सी खुल गईं। कुछ तो गड़बड़ है। अभी अभी तलवार का वह वार, हालांकि शक्तिशाली और अत्यधिक बल से भरा प्रतीत हुआ, फिर भी प्रभावशाली था। हालांकि जू हुआई को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि तलवार की धार से उसका कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी रुई के गोले को मारा हो, सिर्फ दिखावा, कोई सार नहीं। शरीर का तत्वीकरण। जू हुआई के मन में एक विचार कौंध गया। जैसे ही सुनहरी विशाल तलवार नरक की ज्वाला वाले ड्रैगन को छूने ही वाली थी, संभवतः उस जानवर ने अपने पूरे शरीर को अग्नि तत्व में बदल लिया ताकि वह अधिकांश शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित हो सके। अगर ऐसा है तो मामला पेचीदा हो जाता है। इस लगभग निर्भीक अस्तित्व कौशल के साथ एशिया जिन शारीरिक हमलों पर इतना गर्व करता है, वे शायद ही इसे कोई प्रभावी नुकसान पहुंचा पाएंगे। जैसा कि जू हुआई ने भविष्यवाणी की थी, कुछ क्षणिक सन्नाटे के बाद नीचे स्थित दो विशाल अग्निगोले, जो दो भागों में विभाजित हो गए थे, फिर से ऐसे मुटकने लगे मानो उनमें जीवन आ गया हो। वे लाल रंग की लपटों की दो धाराओं में परिवर्तित हो गए, जो तेजी से केंद्र की ओर विसरित और विलीन होती चली गईं। कुछ ही पलों में नरक की ज्वाला का अजगर, जिसे दो हिस्सों में बन जाना चाहिए था, सबके सामने पूरी तरह से अक्षुण्ण रूप में फिर से प्रकट हो गया। उसके विशाल शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। गर्जन। नरक ज्वाला ड्रैगन ने ऊपर देखा और तिरस्कार और उपहास से भरी एक दहाड़ लगाई। वह आवाज मानो सबके दिमाग में सीधे गूंज उठी। इंट, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम तो मुझे गुदगुदी करने के भी लायक नहीं हो। नीचे की रक्षा पंक्ति, जो अभी अभी परमानंद में डूबी हुई थी, पल भर में सन्नाटे में डूब गई। सबके चेहरे पर अविश्वास और भय का भाव छा गया। ये कैसे हो सकता है? क्या यह मरा नहीं है? क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? सब खत्म हो गया, अब हम कैसे लड़ेंगे? एक बार फिर निराशा का माहौल सबके दिलों में छा गया। तथापि इससे पहले कि हेलफायर ड्रैगन कुछ सेकंड के लिए भी अपनी जीत का जश्न मना पाता, क्लिक करें। उसके विशाल सिर से अचानक एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज हो। हेलफायर ड्रैगन के चेहरे के भाव अचानक जम गए। उसकी धधकती हुई लपटों से जलती हुई अजगर जैसी आंखों में आश्चर्य और भ्रम का एक संकेत प्रकट हुआ। फिर सभी के आश्चर्य के बीच इसके विशालकाय अजगर के सिर पर कई मीटर लंबा और गर्म लोहे की तरह लाल रंग का एक भयंकर अजगर का सींग बिना किसी चेतावनी के अपने आधार से साफ सुथरा टूटकर अलग हो गया। फिर चुपचाप वह नीचे खंडहरों की ओर तेजी से गिरने लगा। धमाका। टूटा हुआ ड्रैगन का सींग जमीन पर गिर पड़ा, जिससे तुरंत ही एक भयंकर लाल लौ भड़क उठी, जिसने आसपास के खंडहरों को एक बार फिर से चमकते हुए बंजर भूमि में बदल दिया। एक ही समय पर इन्फिनल फ्लेम ड्रैगन के सिर के ऊपर से एक चमकीला लाल चौंकाने वाला क्षतियंत्र धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। -2,39,109। आकाश में बहुत ऊपर जू हुआई ने ये संख्या देखी और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है यासुओ का हमला पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं था। हालांकि इन्फिनल फ्लेम ड्रैगन अपने शरीर को एक मौलिक रूप में परिवर्तित करके अधिकांश भौतिक क्षति से प्रतिरक्षित हो जाता है। हालांकि ये तलवार की चालों में निहित अदृश्य तलवार के इरादे और तलवार की गति से अछूता नहीं है। ये शक्ति का एक उच्च स्तर है जो शारीरिक हमलों से परे है। ये यासुओ की दूसरी जॉब एडवांसमेंट चैलेंज डंजन में सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। अध्याय 336। आज राथाम ड्रैगन का वध करेंगे, भाग 4। उत्तर द्वार की दिशा। कीड़ों के घने झुंड ने एक काली लहर का रूप ले लिया। सब कुछ पानी में डूब गया था। बूम। जर्जर इमारतें कीड़ों के झुंड के भारी भार के नीचे दबकर चरमरा गईं और फिर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ बह गईं, धूल में बदल गईं जो आकाश में फैल गई। जुएलियांग द्वारा अभी अभी सक्रिय की गई रक्षात्मक संरचना प्रकाश से जगमगा रही थी। असंख्य खूंखार भरिंग उसे चिपके हुए थे और अपने मुखांगों से उसे बेतहाशा उतर रहे थे। तेजाब से गलने वाले कांच की तरह प्रकाश का पर्दा तेजी से चटकने लगा और एक के बाद एक टुकड़े बिखर गए। तुरंत पीछे हटो। जैस्मीन की आवाज में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि उसने जल्दी से आदेश दिए। अपनी संरचना बनाए रखें, बारी बारी से कवर लें। लगभग 200 सदस्यों वाले इटर्नल नाइट गिल्ड ने लड़ाई लड़ी और पीछे हट गए। जादूगरों और तीरंदाजों ने पीछे से आग बरसाई, जबकि योद्धाओं और हथियारों ने किनारों की रक्षा की। पूरी सेना एक तेज कटार की तरह खंडहरों से तेजी से गुजरी और व्यवस्थित ढंग से पीछे हट गई। अध्यक्ष, सबसे पीछे रहकर मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी वाले एक स्काउट ने गंभीर भाव से उनका पीछा किया। उत्तरी द्वार पूरी तरह से खो गया है। अगर हम और पीछे हटे तो हम ये परिवार के जागीरदार के शरणार्थी क्षेत्र के करीब पहुंच जाएंगे। इन शब्दों से समूह में थोड़ी हलचल मच गई। उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन आम लोगों का क्या? उनके परिवार शरणार्थी शिविर में रह रहे होंगे। जैस्मीन के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने सिर्फ 4 शब्द कहे। आदेश निष्पादित करें। प्रभु पर भरोसा रखो, वह अवश्य ही कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। ये सुनकर गिल्ड के सदस्यों ने अब और संकोच नहीं किया। मेरे मन में जो थोड़ी सी चिंता थी वह तुरंत दूर हो गई। उन्होंने जोर से सिर हिलाया, उनकी आंखें एक बार फिर सख्त हो गईं। भगवान कभी निराश नहीं करते। हवा की दीवार। एक पवन जादूगर ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और तूफानी हवाओं से बनी एक पारदर्शी बाधा जमीन से उठ खड़ी हुई। अग्नि ड्रैगन की दहाड़। एक और अग्नि जादूगर उसके ठीक पीछे आया और उसने झुलसा देने वाली अजगर की सांसों की एक धारा छोड़ दी। कीड़ों के झुंड की बढ़त को धीमा करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए वे तेजी से और व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए। इसी क्षण बस एक तीखी गूंज के साथ आसपास की आखिरी रक्षात्मक संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। काली लहर अब बेरोक टोक बह रही है। वे बाढ़ की तरह उमड़ पड़े, मानो अपने किनारों को तोड़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गए। रास्ते में पड़ने वाले घर और वाहन उस काली लहर का एक पल भी सहन नहीं कर सके और तुरंत ही भस्म होकर धूल में मिल गए। ऐसा लग रहा था मानो मौत की छाया मुख्य सेना के पीछे पीछे आने ही वाली हो। आप लोग पहले जाए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। इटर्नल नाइट गिल्ड के एक दर्जन से अधिक सदस्य अचानक बिना किसी चेतावनी के अपनी जगह पर रुक गए। वे मुड़कर उस काली धारा का सामना करने लगे जो सब कुछ निगल सकती थी। उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प था। नेता एक बलवान धारधारी योद्धा था। उसके चेहरे पर एक भयंकर निशान था जो उसकी आंख के कोने से लेकर उसके जबड़े तक फैला हुआ था। ये परिवार के हवेली में वापस आकर वह अपने स्वामी के सामने घुटने टेकने वाला पहला व्यक्ति था जिसने वहां रहने का मौका देने की भीख मांगी। अब वह एक बार फिर से रुकने का विकल्प चुनने वाला पहला व्यक्ति है। राष्ट्रपति जैस्मीन, आप लोग भागिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। बकवास। जैस्मीन अचानक मुड़ी। उसकी आवाज में पहली बार गुस्से का हल्का सा संकेत सुनाई दिया। वापस आओ, यह एक आदेश है। ढालधारी योद्धा ने बस मुस्कुरा दिया, जिससे उसके खून से सने दांत दिखाई दिए। राष्ट्रपति महोदय, मुझे खेद है। मुझे खेद है कि मैं इस बार आपकी बात नहीं मान सकता। वह रुका। उसकी निगाहें अपने बगल में मौजूद लगभग एक दर्जन साथियों पर पड़ी जिन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया था, और उसकी आंखों में मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उस समय हमारे प्रभु ने हमें आवारा कुत्तों की तरह शरण दी थी, लेकिन अब हमारा जीवन हमारा अपना नहीं रहा। इसे आज ही उसे वापस दे दो। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी विशाल ढाल को अपने सामने जमीन पर पटक दिया।
मैंने डोंगहाई शहर की रक्षा के लिए जान तक देने की शपथ ली है। उसने ऊपर देखा और खुशी से दहाड़ मार डाली। मैंने आज ये कर दिखाया। गर्जन। ढालधारी योद्धा की मांसपेशियां अचानक फूल गई और उसकी नसें मरोड़ते हुए अजगरों की तरह बाहर निकल आईं। उसने अपने शरीर में बची हुई जादुई शक्ति का अंतिम अंश अपने सामने मौजूद विशाल ढाल में डाल दिया। भनभनाहट। अचानक एक सुनहरी ऊर्जा बाधा का आकार उभर आया। शाश्वत अंधकार। विजय निश्चित है। प्रभु की जय हो। उसके पीछे खड़े लगभग एक दर्जन गिल्ड सदस्यों ने जोर जोर से चिल्लाया। उसी समय उसने अपनी लाठी और धनुष उठाया और अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए आग और तीरों की वर्षा की। हालांकि उस अंतहीन काले सैलाब के सामने उनका प्रतिरोध इतना फीका और शक्तिहीन प्रतीत हुआ। सांस लेने में लगने वाले समय में सुनहरी दीवार पूरी तरह से काली लहर में डूब गई थी। उनके ठीक पीछे वे कुछ छोटे लेकिन दृढ़ निश्चयी लोग थे। वह चीख भी नहीं सका। काली लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती चली गई। जल्द ही इटर्नल नाइट गिल्ड की मुख्य सेना भी कीड़ों के झुंड से घिर जाएगी। जैस्मीन ने दांत पीस लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम अगली रक्षात्मक संरचना के स्थान से 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं। लेकिन 500 मीटर की यह छोटी सी दूरी अचानक एक दुर्गम खाई में बदल गई। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, यहाँ तक कि आकाश भी पतले पंखों वाले अनगिनत उड़ने वाले कीड़ों से पूरी तरह ढका हुआ था। इसने आसमान को ढक लिया और सूरज को भी छिपा दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सबके सामने सारी रोशनी को पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। हालांकि इस नाजुक समय में अचानक एक बुलंद आवाज गूंजी, मानो कोई दैवीय आदेश हो। निषिद्ध मंत्र। 1000 मील की बर्फीली सील। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, एक भयानक ठंड जो रूह कंपा देने की क्षमता रखती थी, अचानक अविश्वसनीय गति से फैल गई। क्लिक क्लिक क्लिक। भयानक तेजी से जमने वाली आवाजों की एक श्रृंखला हवा में गूंज उठी। उमड़ती हुई काली लहर अचानक जम गई। इसके तुरंत बाद ये पूरी तरह से क्रिस्टल स्पष्ट नीली बर्फ की एक परत से ढक गया, वह भी इतनी तेजी से जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। सांस लेने में लगने वाले समय में कीड़ों का वह झुंड जो किसी को भी निराश करने के लिए काफी था, एक जीवंत बर्फ की मूर्तिकला के जंगल में बदल गया। इटर्नल नाइट गिल्ड के सदस्यों की आंखें चमक उठी। वे सभी उस दिशा की ओर देखने के लिए मुड़ गए जहां से आवाज आई थी। कुछ ही दूरी पर खंडहरों के ढेर पर तारों और चंद्रमा से सजे वस्त्र पहने एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। ये तो लॉर्ड गैंडाल्फ हैं। वह हमें बचाने आया है। पीड़ितों के जीवित बचने की खुशी में भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैस्मीन भी बहुत उत्साहित दिख रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी सतर्कता कम करने का समय नहीं है। रुको मत, पीछे हटे रहो, उसने कठोर स्वर में चिल्लाया। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके पीछे कीड़ों की एक दूसरी लहर एक काली सुनामी की तरह तेजी से आगे बढ़ी। तथापि खंडहरों के ऊपर खड़ी आकृति ने केवल तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकोड़ी। उसने अपने हाथ में 7 रंगों वाली छड़ी एक बार फिर उठाई। निषिद्ध मंत्र। उल्का वर्षा। आकाश पर पड़ा। 8 विशाल उल्का पिंड पन्ना हरे रंग की आत्मा को भस्म कर देने वाली लपटों से जलते हुए आकाश से नीचे उतरे और अपने पीछे आती लंबी पूंछें छोड़ गए। धमाका 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 धमाका। एक के बाद एक विनाशकारी विस्फोटों की आवाजें गूंज उठी। आग के पन्ना हरे सागर ने पलक झपकते ही कीड़ों के उस झुंड को निगल लिया जो अभी अभी अंदर घुस आया था। किसी निषिद्ध मंत्र के जादूगर के सामने कीड़ों का ये भयानक झुंड चलते फिरते अनुभव बिंदुओं से ज्यादा कुछ नहीं है। वे नाजुक से छोटे कीड़े आत्मा को भस्म कर देने वाली नरक ज्वाला की जलन को सहन नहीं कर सके। दूर स्थित ऊंची इमारतों पर जू हुआई ने दागी को नियंत्रित किया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। गैंडाल्फ ने ठीक समय पर हस्तक्षेप करके नाइटलिस गिल्ड के सदस्यों को बचा लिया। उसने दबे स्वर में राहत की सांस ली। पूरी रफ्तार से भागने के बावजूद आखिरकार मैं वहां पहुंच गया। उत्तरी द्वार पर इटर्नल नाइट गिल्ड के कम से कम 200 सदस्य मौजूद हैं। अगर वे सब मर गए तो मेरा दिल टूट जाएगा। वह अपना सिर टकराने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने सिस्टम पर एक नजर डाली। बहुत अच्छा, मोरिया का अंततः पुनरुत्थान हो गया है। अध्याय 337। आज रात हम ड्रैगन का वध करेंगे, भाग 5। एक ही समय पर पूर्वी द्वार के ऊपर 2 आकृतियां, एक सोने की और एक लाल रंग की, एक बड़ी और एक छोटी, हिंसक रूप से टकराईं। यासुओ ने अचानक हवा में कुछ दूरी बना ली। इस समय उसके शरीर के कई हिस्से लाल लपटों से घिरे हुए थे और भीषण रूप से जल रहे थे। जलते हुए मांस की गंध खून और मांस की दुर्गंध के साथ मिलकर झुलसा देने वाली हवा में फैल रही थी। अधिकांश लोगों के लिए यह असहनीय जलन पैदा करने वाला दर्द उन्हें पागल करने के लिए काफी होगा। यासुओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने चुपचाप उच्च श्रेणी की औषधि की एक बोतल निकाली, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जल्दी से उसे पी गया। ठंडा तरल मेरे गले से नीचे उतर गया, जिससे मुझे कुछ क्षणों के लिए राहत मिली। हालांकि उसके सिर के ऊपर मौजूद स्वास्थ्य पट्टी लगातार तेजी से गिरती रही और जल्द ही फिर से आधी से नीचे आ गई। नरक के ड्रैगन की ज्वालाओं का प्रभाव लगातार बना रहता है, जिसे दूर करना बेहद मुश्किल है। यासुओ रुका नहीं। उसके अंदर का एआई कोर खतरनाक गति से काम कर रहा था। असंख्य युद्ध संबंधी डेटा सिस्टम से होकर गुजरा और इसने तुरंत अगले चरण के लिए सर्वोत्तम समाधान का अनुमान लगा लिया। बिजली का भ्रम। भनभनाहट। हवा में हल्का कंपन हुआ। यासुओ के शरीर से अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी बिजली निकली। इसके तुरंत बाद उसके बाईं, दाईं और पीछे की ओर से अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुई जो उससे हुबहू मिलती जुलती थी। 4 आकृतियां, 4 कटाना तलवारें, उनके शरीर बिजली की उग्र सुनहरी लपटों से घिरे हुए धुंधले आकाश को टिमटिमाती रोशनी से रोशन कर रहे थे। उन्होंने एक रहस्यमय संरचना बनाई जो केंद्र में स्थित विशालकाय प्राणी को कसकर घेरे हुए थी। अगले ही क्षण 4 लोगों ने एक साथ अपनी कटाना तलवारें उठा ली। आकाश से हजारों गर्जनाएं बरसी हैं। उस क्षण ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने पल भर में आकाश को पार दिया हो। घने काले बादल अचानक कहीं से इकट्ठा हो गए, तेजी से घूमने लगे और एक विशाल गरजते बादल का भंवर बन गया जिसने कई हजार मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को ढक लिया। सुनहरे बिजली के सांप बादलों के बीच बेतहाशा दौड़ रहे थे, जोर जोर से चटकने और फूटने की आवाजें निकाल रहे थे। अचानक एक भयानक, दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति अवतरित हुई। पहली बार भयंकर ज्वालाओं से जल रही नरक ज्वाला ड्रैगन की विशाल आंखों में सतर्कता की एक मजबूत भावना प्रकट हुई। इसने एक बार सबक सीख लिया था। पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे किसी तत्व में रूपांतरित होने की अपनी क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा था, जिसके कारण उस दुष्ट इंसान ने मेरे अजगर के सींग का एक टुकड़ा काट दिया था। इस बार यह वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। गर्जन। आकाश में एक भयंकर अजगर की दहाड़ गूंज उठी। बचने की बजाय इंटरनल फ्लेम ड्रैगन ने अचानक अपने आकाश को ढकने वाले पंखों को एक विशाल कोकून की तरह मोड़ लिया और अपने विशाल शरीर को कसकर लपेट लिया। ये घटना उसके रक्षात्मक दांव पेच पूरे करने के ठीक उसी क्षण घटी। धमाका। सुनहरे रंग की बिजली के 4 मोटे, बाल्टी के आकार के बोर्ड, मानो 4 दिव्य भाले आकाश और पृथ्वी को भेद रहे हों, भयानक शक्ति के साथ अंधेरे गरजते बादल के भंवर से नीचे गिरे जो सब कुछ चीर-फाड़ कर सकता था। इसने विशालकाय अजगर के पंखों पर जबरदस्त बल से प्रहार किया। पलक झपकते ही सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। बिजली की प्रचंड शक्ति सुनामी की तरह चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गई।
गहरे लाल रंग के अजगर के पंखों पर अनगिनत महीन सुनहरी बिजली की चिंगारियां बेतहाशा उछल रही थी, जिससे एक घनी झंझनाहट की आवाज निकल रही थी। -85,873, -75,632, -75,411, -1,07,374। इन्फर्नल फ्लेम ड्रैगन के सिर के ऊपर से चमकीले लाल रंग के चार क्षति अंक एक के बाद एक ऊपर की ओर तैरने लगे। हालांकि 15 मिलियन लोगों के स्वास्थ्य पर इसके भयावह प्रभाव की तुलना में एक क्षति नगण्य है, लेकिन ये पूरी तरह से महत्वहीन है। लेकिन चींटियों द्वारा उकसाए जाने की शर्मिंदगी ने उसे फिर भी उन्माद में धकेल दिया। गर्जन, नरक की ज्वाला से लथपथ अजगर ने अचानक अपने पंख फैलाए और असीम क्रोध से भरकर आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी धधकती हुई अजगर जैसी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हमें इस तुच्छ अज्ञानी चींटी को इसके मायावी रूप सहित चूर चूर कर देना चाहिए। हालांकि जैसे ही यह पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देने वाली अपनी शक्ति को उजागर करने वाला था, तभी यह उसकी हलचल अचानक रुक गई। घर के आकार का विशालकाय अजगर का सिर अचानक मुड़ा और डोंगहाई शहर के भीतरी हिस्से की ओर तेजी से बढ़ गया। वे जलती हुई ऊर्ध्वाधर आकार की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। आशंका से भरा हुआ, वाह क्या गजब का आकर्षण है, यह उस दिव्य कलाकृति की आभा है। वह भयावह आभा जिसने एक बार आत्मा को भस्म करने वाले सुनहरे पंख वाले ईगल को आकाश से नीचे गिरा दिया था और उसे पलटवार करने की कोई शक्ति न देकर दबा दिया था। इंटरनल फ्लेम ड्रैगन का विशाल शरीर लगभग अचेतन रूप से थोड़ा कांप उठा। इसकी अपार आध्यात्मिक शक्ति एक अदृश्य रडक की तरह थी, जो अपने आसपास के वातावरण को तेजी से स्कैन कर रही थी। भले ही उसने कुछ भी नहीं देखा हो, लेकिन मृत्यु का खतरा तेजी से नजदीक आ रहा था। उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए, उस परेशान करने वाले तलवारबाज की परवाह किए बिना जो एक मक्खी की तरह था, और दूर क्षितिज की ओर भागने के लिए मुड़ गया। हालांकि यासुओ ने उसे यह मौका बिल्कुल नहीं दिया। जैसे ही इंफर्नल फ्लेम ड्रैगन मुड़ा, उसकी मोटी ड्रैगन बीड पर एक सुनहरा निशान चुपचाप चमक उठा। अगले ही पल यासुओ का शरीर बिजली की एक चकाचौंध भरी चमक में बदल गया, जिससे तुरंत ही नरक ड्रैगन से जुड़ा थंडर गॉड का चिन्ह सक्रिय हो गया और वह उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। ये देखकर नरक वाला ड्रैगन ने सदमे और क्रोध में दहाड़ मारी